हेलो फ्रेंड्स। देखो, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका जो लेवल है, चाहे आईपीसीसी है सीए का, चाहे सीए का फाइनल लेवल है, चाहे आप सीएमए के स्टूडेंट है, चाहे आप सीएस के स्टूडेंट है। देखो, जो जीएसटी का कोर्स है वो सभी के लिए सेम है। तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे अपना पढ़ाई में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूंगा मैं आपको, प्लस आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूंगा आपको कि जीएसटी होता क्या है, और मैं जितनी भी क्लासेस अपलोड करूँगा मैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके अपलोड करूँगा ताकि आपको सारी जीएसटी की क्लास दिख जाए। मैं पूरा कंप्लीट जीएसटी दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने ना किया हो, और मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो जैसा कि अब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। चैप्टर का क्या नाम है? कॉम्पोजिशन स्कीम। देखो, कॉम्पोजिशन स्कीम की अगर मैं बात करूं तो देखो, वैसे मेरे पास ये बुक जो लग रही है वो दीपक गुप्ता सर की है। हर कोई जानता है दीपक गुप्ता सर को, ठीक है। मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम है। तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। मैं इसकी कॉपी अवेलेबल नहीं करवाऊँगा क्योंकि इसका कॉपीराइट है। अब आप क्या करोगे, आप नोटिंग कर सकते हो आप इजीली। मैंने इसके अपने साइड में एक नोट्स भी बना रखे हैं, तो मैं वहाँ से भी आपको पढ़ाऊँगा। बट कुछ चीज़ें मैं इसमें से भी रेफ़र करूँगा क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, आप भी रेफ़र कर सकते हो। देखो, जैसा कि कॉम्पोजिशन स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर सेक्शन कौन सा पढ़ोगे? एक सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 कौन सा? किस एक्ट का सेक्शन 10? सेक्शन 10 सीजीएसटी एक्ट का। देखो, आपके कुछ सेक्शन है जो आईजीएसटी एक्ट पर है, कुछ बातें सीजीएसटी में लिखी हुई है, कुछ बातें आईजीएसटी में लिखी हुई हैं। जो बातें सीजीएसटी में लिखी हुई हैं वही सिमिलर बातें एसजीएसटी में भी लिखी हुई हैं। तो हम जब भी लिखते हैं तो क्या से लिखते हैं? हम लिखते हैं सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये कहता है कि कॉम्पोजिशन किस किस को मिलेगी, कॉम्पोजिशन स्कीम किस किस को मिलेगी, कॉम्पोजिशन स्कीम। और अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल भी जाती है तो आपका टैक्स रेट बहुत कम से कम लगाया जाएगा। कितना परसेंट लगाया जाएगा वो हम पढ़ेंगे। 1% है, 5% है, फिर 1% है। ट्रेडर को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा। सर्विस प्रोवाइडर में कितने हैं? सिर्फ 2, कैटरर और रेस्टोरेंट वाले। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे ही आप सेक्शन 10 पढ़ोगे तो सेक्शन 10 के साथ साथ कुछ इसके साथ ये रूल है, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7। जैसे ही आप ये पढ़ दोगे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको सेक्शन 10 पर लेके चलता हूँ। देखो, जैसे की बात करूँ अगर मैं सेक्शन 10 की, सेक्शन 10 कहता है आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 10 क्या कहता है? कॉम्पोजिशन स्कीम का आपको बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है। कहता है अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो कितने से कम है? 1.5 करोड़, मतलब 150 लाख को क्या बोलते हैं? 1.5 करोड़ बोलते हैं। 1.5 करोड़ से कम है। और अगर आप 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हैं तो आपकी लिमिट कितनी है? 75 लाख। 75 लाख से कम है और 1.5 करोड़ से कम है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेक्शन 10 कहता है आपको ये स्कीम का बेनिफिट हम आपको दे देंगे। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा? अगर उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख से कम है तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है हम नहीं देंगे कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट। ध्यान से सुनना, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? हम कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट देंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? हम कॉम्पोजिशन स्कीम का उसको बेनिफिट नहीं देंगे।
अगर आप ए से लेकर ई तक हो, मतलब टोटल 5 पॉइंट है, अगर आपने इस 5 पॉइंट में कवर हो जाते हो तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 भी पढ़ेंगे, फिर 4 भी पढ़ेंगे और सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 भी पढ़ेंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, लिमिट ऑन कॉम्पोजिशन बेनिफिट, और सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, जो भी आपने टैक्स पे किया है 1%, 5% और 1%, हम उस जो आपने परचेज किया था उस परचेज पर हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 कहता है आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे, बट आपने फ्रॉड तरीके से आपने स्कीम का बेनिफिट लिया है, फ्रॉड तरीके से स्कीम का बेनिफिट लिया है, रॉन्ग तरीके से स्कीम को अवेल किया है, तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। सेक्शन 73 74 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बात सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 कहता है। देखो मोटा मोटा सुन लो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 लिमिट की बात करता है, जो कितनी लिमिट है, 1.5 करोड़ और 75 लाख की लिमिट है। दूसरा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आपने 5 काम किए तो हम आपको ये स्कीम नहीं देंगे, हम आपको ये स्कीम नहीं देंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ये बेनिफिट मिलेंगे आपको। सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, जो भी आपने परचेज किया था, परचेज पर जो आपने टैक्स पे किया था, हम आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं देंगे परचेज पर, क्योंकि आगे आने वाली सेल पर हम आपसे टैक्स रेट पहले से ही कम ले रहे हैं, 1%, 5% और 1%, इसीलिए हम जो परचेज पर आपने टैक्स दिया था हम उस पर आपको आईटीसी नहीं देंगे। आपने स्कीम का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 कहता है मैं 73 और 74 का सेक्शन लगा के आपसे पेनल्टी भी रिकवर करूंगा, आपसे टैक्स भी रिकवर कर लूंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की। अब मेरे नोट्स पर आ जाओ। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसमें कहता है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नॉट एक्सीड, पहले ये लिमिट कितनी हुआ करती थी, 50 लाख हुआ करती थी, कितनी हुआ करती थी, 50 लाख। बट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली, जिस नोटिफिकेशन का नंबर कितना, नोटिफिकेशन नंबर 14/2019, जिसमें क्या कहा कि अगर आप एलिजिबल है, आप है रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले सालों की 150 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो 150 लाख की जो लिमिट है, मतलब 1.5 करोड़, ये कहता है कि अगर आप 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हैं तो आपकी ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 75 लाख की ये लिमिट हो जाएगी, 75 लाख की ये लिमिट हो जाएगी अगर आप 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हैं। और वो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से बेटा, देखो ज़रा ध्यान से, वो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। सिंपल ये मैं बोलूँ, नागमणि तेरा पूरा मजा, नाग मतलब नागालैंड, मणि मतलब मणिपुर, तेरा पूरा दैट इज त्रिपुरा, और मजा मतलब मिजोरम। नागमणि तेरा पूरा मजा से तो 4 स्टेट तो याद हो जाएंगे आपको, नागमणि तेरा पूरा मजा, नागालैंड, त्रिपुरा, नागमणि मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, मजा मिजोरम। ठीक है, और फिर उसके बाद सुमा टीपी करके याद रख लेना, दैट इज सिक्किम, एस से सिक्किम, एस से सिक्किम, यू एस यू है ना, सिक्किम उत्तराखंड, सिक्किम उत्तराखंड, SUM मेघालय, ए से अरुणाचल प्रदेश, सुमा SUMA, दैट इज नागमणि तेरा पूरा मजा और सुमा करके याद रख लेना। टोटल कितने हो गए, 8 स्टेट हो गए। उन 8 स्टेट में कितनी लिमिट याद रखनी है आपको, 75 लाख। इसके अलावा अगर कहीं और आप सामान बेचते हैं तो फिर आपको लिमिट कितने की मिलेगी, 150 लाख की लिमिट मिलेगी। सेक्शन 10 सिंपल यही बात कहता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले सालों की कितने से एक्सीड नहीं है, अब ये लिमिट कितनी हो गई बेटा, 150 लाख। और दूसरा, अगर 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिसमें सुमा और नागमणि तेरा पूरा मजा है, तो वहाँ पर कितनी है, वहाँ पर लिमिट है 75 लाख की, 75 लाख की। आपको याद रहेगा, नागमणि तेरा पूरा मजा और सुमा, ठीक है, ये याद रख लेना।
दूसरी बात, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाती है, मतलब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख से कम है, 75 लाख से कम है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंपल टैक्स रेट का बेनिफिट दे दिया जाएगा। सिंपल टैक्स रेट का बेनिफिट अब आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वो सिंपल टैक्स रेट का बेनिफिट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो देखो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 पढ़ाता हूँ मैं अब आपको। आ जाओ बेटो, आ जाओ बच्चों, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। देखो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कॉम्पोजिशन लेवी की बात करता है। कॉम्पोजिशन लेवी की बात करता है जिसमें ये कहता है कि नोट विद स्टैंडिंग दैट, इस बात के बावजूद कि सेक्शन किसी में भी कुछ भी लिखा हो, इस बात के बावजूद मतलब एक्ट में कुछ भी लिखा हो, बट सब्जेक्ट टू 9(3) और 9(4) को हम तवज्जो देंगे, 9(3) 9(4) को हम तवज्जो देंगे, और नोट विद स्टैंडिंग दैट, इस बात के बावजूद, दैट इज कॉन्ट्रेरियर टू दिस एक्ट, एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर नहीं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 50 लाख, अब ये 50 लाख की लिमिट को कितना कर दिया, एक्ट में एक प्रोविज़ो लेकर आए, उस प्रोविज़ो में लिख दिया कि अब ये 50 लाख की लिमिट को कितना पड़ा जाएगा, 1.5 करोड़ पड़ा जाएगा। तो इसीलिए ये बात कहाँ लिखी, ये बात हमने रूल के अंदर लिख के बता दी। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले सालों की 1.5 करोड़ से कम है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। जब वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेगा तो क्या करेगा, वो मे ऑफ टू पे, तो वो एक रेट पे करेगा, जो रेट है कितना परसेंट, अब 1% है, 2.5% है और 0.5% है। ये बात क्या है, नोटिफिकेशन के थ्रू बताया, दैट इज नोटिफिकेशन के थ्रू बताया कि ये अभी ये रेट है, बट रूल 7 कहता है एक्चुअल में रेट क्या है, एक्चुअल में रेट है आपके, रूल 7 कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो CGST 0.5%, SGST 0.5%, दैट इज कितना हो गया, 1%। तो अब आपको ये वाला रेट याद रखना है, ना कि ये वाला रेट याद रखना है, दैट इज नोटिफिकेशन के थ्रू ये रेट क्या हो गए, ये चेंज हो गए हैं। अब रूल 7 में कहता है सिंपल मैन्युफैक्चरर है तो 1% टर्नओवर इन द स्टेट, अगर मैं यूपी में सामान बेचता हूँ तो यूपी एक स्टेट हो गई, कितना परसेंट, 1%। दिल्ली में सामान बेचता हूँ, दिल्ली की स्टेट, दिल्ली की सेल का टोटल करो 1% कर देना, यूपी की सेल का टोटल करो उसका 1% कर देना, इतना टैक्स आप जमा करा दोगे। लेकिन जो टर्नओवर है, टर्नओवर के अंदर देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर का मतलब एग्जेम्प्ट टर्नओवर भी होता है, नॉन एग्जेम्प्ट भी होता है, नील रेट भी होता है। तो यहाँ पर लॉ ये कहता है कि अगर आप कौन हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आप क्या करना, टर्नओवर मतलब सारी सेल का टोटल कर देना, नील रेट, एग्जेम्प्ट रेट, नॉन एग्जेम्प्ट, जितनी भी सेल है सारी सेल का टोटल करो और उसका 1% टैक्स के रूप में जमा करवा दो। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 0.5% किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल के पास चला जाएगा, 0.5% किसके पास चला जाएगा, स्टेट के पास चला जाएगा। मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। दूसरा, जो आपके ट्रेडर लोग होते हैं, ट्रेडर मतलब जो सामान को खरीदते, सामान को बेचते, खरीदते बेचते, खरीदते बेचते हैं, उनके लिए क्या बोला, उनके लिए बोला कि जो 1% है टर्नओवर का, 1% है टर्नओवर, और टर्नओवर कौन सी वाली बच्चों, टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। देखो मैन्युफैक्चरर को तो क्या कहा, टर्नओवर, टर्नओवर में कौन कौन से आ गए, एग्जेम्प्ट भी आ गए, नॉन एग्जेम्प्ट भी आ गए, सब कुछ आ गया। लेकिन इसके लिए क्या कहा, 1% ऑफ टर्नओवर, कौन सी वाली, टैक्सेबल। तो जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई होंगी उसका 1% करना, इतना टैक्स जमा करा देना। अगर आप कौन हो, ट्रेडर हो। अगर आप कौन हो, रेस्टोरेंट हो, कैटरर सर्विसेज देते हो, तो कितना परसेंट है, 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट है, 5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट है। दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट और कैटरर वाला भी कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 5% ऑफ टर्नओवर ऑफ द स्टेट का जमा कराना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम। वैसे तो नॉर्मली रेट कितना था, 12% था, 18% था, 27% था। अब उस रेट को क्या कर दिया, कम करके कहा ठीक है आप कॉम्पोजिशन स्कीम में बेनिफिट ले लो, 1% का टैक्स जमा करा दो, 5% का जमा करा दो, 1% का जमा करा दो। अब आपको वो 12, 18, 27 वाले रेट याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आकर अपना टैक्स जमा करा सकते हो। कॉम्पोजिशन स्कीम किसको मिलेगी, जिसकी सेल 1.5 करोड़ से कम है और 75 लाख से कम है।
अगर उससे ज़्यादा होती है तो आप नॉर्मल स्कीम में रहोगे, कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं रहोगे। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए हो तो आपका रेट अब जो जाएगा 1%, 5% और 1% हो जाएगा। ये स्कीम किस किस को मिलती है? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको ये स्कीम मिल जाएगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ये स्कीम मिल जाएगी। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस कौन सी वाली? सिर्फ 2 सर्विस। सिर्फ कितनी सर्विस? 2। एक रेस्टोरेंट और एक कैटरर। आपको ये स्पेशली याद करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट और कैटरर, दैट इज आरसी। आरसी वाली सर्विसेज को रेस्टोरेंट और कैटरर की सर्विसेज जो देते हैं, दैट इज उनको ये कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये न्यूमेरिकल कराता हूँ। ये न्यूमेरिकल क्या कहता है? ये न्यूमेरिकल ये कहता है कि ये मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए मैंने क्या कहा था, चाहे उसकी कौन सी वाली सेल हो, टैक्सेबल वाली सेल हो, चाहे नील रेट वाली सेल हो, चाहे एग्जेम्प्ट वाली सेल हो, सारी सेल का टोटल करेंगे और कितना परसेंट? 1% मैन्युफैक्चरर कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स जमा करा देगा। लेकिन अगर आप कौन हो? ट्रेडर हो। अगर आप कौन हो? ट्रेडर है। तो ट्रेडर के लिए सिर्फ कौन से वाली सप्लाई लेते हैं? नील रेट वाली नहीं लेते, एग्जेम्प्ट वाली नहीं लेते हैं, सिर्फ टैक्सेबल वाली लेंगे। और टैक्सेबल वाली कितनी है? 60 लाख है। अच्छा, कुछ ये क्या है? इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है बच्चों परचेज। यहाँ पर क्या बोलता है? सेल लेनी है, परचेज नहीं लेनी है। कुछ परचेज ऐसी होती है जिनके अंदर आरसीएम के तहत हम टैक्स जमा कराते हैं, तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है, आरसीएम के तहत अगर आपको जमा कराना है तो आप खुद जमा कराओ, जो रेट एप्लीकेबल है उस रेट से जमा कराओ। अब जैसे सपोज करो मैं हूँ, मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली, बट कुछ सप्लाई ऐसी है जिसके ऊपर सामने वाला टैक्स नहीं पे करेगा, मैं टैक्स पे करूंगा, दैट इज रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। आरसीएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलता है ना कि सप्लायर टैक्स नहीं पे करता, रेसिपिएंट पे करता है। तो रेसिपिएंट कहता है कि मैंने तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है, तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम वाला रेट इसके ऊपर पे कर सकता हूँ? तो लॉ कहता है नहीं, आप अगर आरसीएम की सप्लाई है तो आरसीएम के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल है वही रेट पे करो, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला रेट आप नहीं पे कर सकते हो। तो इसीलिए क्या कहता है कि अगर आपने कुछ परचेज किया है उसके ऊपर लायबिलिटी आरसीएम के तहत आती है, तो रेट 1% नहीं मिलेगा, 5% ही सरकार को आपको जमा कराना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन कहता है अगर आप ट्रेडर हैं तो क्या होगा? तो देखो इसका आंसर देखो कैसे फ्रेम करा। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए मैन्युफैक्चरर तो 1% ऑफ टर्नओवर, ट्रेडर है तो 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का। मैन्युफैक्चरर के लिए ये सॉल्व करा है, ट्रेडर के लिए सॉल्व करा है। जब हमने मैन्युफैक्चरर की बात करी तो हमने देखो कितना था, 60 लाख था, 18 लाख था, 2,40,000। 60 लाख, 18 लाख, 2,40,000 टोटल करा, 80,40,000 हो गया और उसका 1% हमने टैक्स पे कर दिया 80,400। लेकिन अगर यही कौन है? ट्रेडर है। तो ट्रेडर के केस में हम कौन सी वाली सप्लाई लेते हैं? सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई, जो कितनी है? 5% है। नील रेट वाली नहीं लेते थे, एग्जेम्प्ट वाली नहीं लेते थे, तो इसीलिए हमने टैक्सेबल वाली सप्लाई का कितना परसेंट कर दिया? 1%, और ये टैक्स निकल कर आ गया। दूसरी बात, जो इनवर्ट सप्लाई है आरसीएम के तहत 5 लाख का 5% ही देना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम आपने ले रखी हो चाहे ना ले रखी हो, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रेट है आरसीएम का ही रेट आपको पे करना पड़ेगा। तो आरसीएम का रेट कितना है? 5 लाख का 5%। देखो ये आ गया, 5 लाख का 5% ये आ गया। दोनों के टैक्स को टोटल कर दो, ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत। तो देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? 1.5 लाख से कम है, 75 लाख से कम है, अगर 8 स्टेट है तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। रेट कितना परसेंट है? 1%, 5%, 1%, 151 याद रख लेना। 1% मैन्युफैक्चरर के लिए, 5% सर्विस प्रोवाइडर के लिए। सर्विस प्रोवाइडर में 2 आते हैं, एक रेस्टोरेंट आता है, एक कैटरर आता है। और अदर देन रेस्टोरेंट और मैन्युफैक्चरर दैट इज ट्रेडर बच गए। ट्रेडर के लिए कितना परसेंट है? 1% है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर की सेल निकालोगे तो एग्जेम्प्ट भी लोगे, नॉन एग्जेम्प्ट भी लोगे, नील भी लोगे, सारी सेल लोगे। लेकिन जब ट्रेडर के लिए निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लोगे बस। टैक्सेबल, नील रेट नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट नहीं आएगा। तो रूल 7 याद रहेगा आपको। एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 लिमिट पढ़ाई मैंने, रूल 7 पढ़ाया। रूल 7 क्या कहता है? रेट की बात करता है। रूल 7 किसकी बात करता है? रेट की बात करता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? लिमिट के अंदर है तो हम आपको ये स्कीम दे देंगे। 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आपका ये लिमिट कितनी हो जाएगी? 75 लाख हो जाएगी। सेक्शन 10 का सबसेक्शन रूल 7 मैंने आपको पढ़ा दिया, जो ये रेट की बात करता है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 की। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सिंपल ये कहता है
कि हम कि हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे अगर आप ये 5 कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप ये 5 कैटेगरी में फॉल करते हो तो हम आपको ये कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देने वाले। वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है? नंबर 1, अगर आप सप्लाई करते हो किसकी? सर्विस की। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या करा, मैंने सप्लाई की गुड्स की, मैंने गुड्स की सप्लाई करी, मतलब मैं गुड्स बेचता हूँ तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाऊँगा। मेरी सेल कम है, 1.5 लाख से कम है या 75 लाख से कम है, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने 1 रुपये की भी सर्विस दे दी, 1 रुपये की भी सर्विस दे दी तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आऊँगा। ये बात सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है। देखो ध्यान से सुनना, लॉ क्या कहता है, सेव एज। हम सबसेक्शन 1 में जो बात लिखी हुई है उसको तवज्जो दे रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो इलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 इफ, मतलब कि ये एलिजिबिलिटी ये कहता है कि एक व्यक्ति, रजिस्टर्ड पर्सन व्यक्ति एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए अगर वो नहीं सप्लाई करता सर्विस को। मतलब सपोज करो मैं सामान भी बेचता हूँ और मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। सामान बेचा मैंने गुड्स है, कोचिंग पढ़ाया मैंने सर्विस है। अब तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या कहता है, अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। तो सिंपल उन्होंने ये बोला, सर्विस वाले को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं दिया जाएगा। लेकिन सर्विस के बारे में मैंने आपको बताया था, रेस्टोरेंट और कैटरिंग की सर्विसेज भी तो सर्विस होती है। तो लॉ कहता है रेस्टोरेंट और कैटरर वालों को हमने तवज्जो दी है। ये बात सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है। रेस्टोरेंट और कैटरर वाले को हमने कॉम्पोजिशन स्कीम में रखा है। फिर लॉ ये कहता है, थोड़ा सा लॉ में अमेंडमेंट आई और लॉ में अमेंडमेंट आने के बाद ये बताया गया कि ठीक है आप कुछ सर्विस आप दे सकते हैं, पर वो कुछ सर्विस कितनी सर्विस दे सकते हैं तो वो बात हम पढ़ेंगे। जरा ध्यान से सुनना। ये देखो, वैसे तो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 गुड्स वाले को कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी, सर्विस वाले को कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 मना कर देता है, सर्विस वाले को कॉम्पोजिशन स्कीम हम नहीं देंगे। बट उन लॉ ने क्या कहा, ठीक है कुछ सर्विस वालों को हम कॉम्पोजिशन स्कीम दे देंगे, रेस्टोरेंट और कैटरर वालों को हम दे देंगे कॉम्पोजिशन स्कीम। फिर लॉ में ये बोला कि चलो ठीक है आप गुड्स सप्लाई करते हो, कुछ सर्विस अगर आप देते हो तो कुछ सर्विस के लिए हम आपको तो भी माफ़ करते हैं, ठीक है अब आप कंपोजिशन स्कीम में बने रहोगे। तो वो कुछ सर्विस कितनी हुई, लॉ ने ये बोला ठीक है देखो आपकी अपनी टोटल टर्नओवर बताओ कितनी है, टोटल टर्नओवर का कर दो कितना परसेंट, 10%। पिछले साल की जो सेल होगी उसका करो 10%, पिछले साल की जो सेल होगी उसका करो 10% और 5 लाख की लिमिट। अब जैसे सपोज करो मैंने पिछले साल सेल करी थी कितनी, 80 लाख की, 80 लाख का 10% कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख और 5 लाख हायर वैल्यू कितनी आई, 8 लाख की। दैट इज कि मैं सर्विस दे सकता हूँ मैक्सिमम अमाउंट कितने तक की, 8 लाख तक की सर्विस दे सकता हूँ। अगर मैंने सर्विस 8 लाख की लिमिट में दी है, अगर मैंने 8 लाख तक की लिमिट में सर्विस दी है तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में रहूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा की मैंने सर्विस दी तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं रहूँगा। सिंपल उन्होंने ये बोला कि ठीक है आप सर्विस दे सकते हैं, इस लिमिट तक के दायरे में सर्विस दे सकते हैं, दैट इज सर्विस की वैल्यू जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अब जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, जैसे उस व्यक्ति ने देखो ये मिस्टर एक्स है, रजिस्टर्ड है, प्रीवियस ईयर की सेल उसकी ये दे रखी है, करंट ईयर की सेल उसकी ये दे रखी है। वो पूछ रहा है क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखो गुड्स भी बेचा है, मैंने सर्विस भी बेची है, मैंने गुड्स भी दिया है, मैंने सर्विस भी दी है। तो हम क्या कहते हैं, भैया देखो तुम्हारा रेस्टोरेंट की सर्विस है और रेस्टोरेंट वाला तो वैसे भी कॉम्पोजिशन स्कीम ले ही लेता है, तो हम तो लिमिट की बात ही नहीं करेंगे। लिमिट देख लो 80 और 12 कितने हो गए, 92, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ से कम, मतलब 1 करोड़ से कम है। 1.5 करोड़ की लिमिट है ना, 150 लाख, दैट इज 1.5 करोड़ से कम है, हैंस इलिजिबल है। ये देखो रेंटल की सर्विस क्या होती है, सर्विस होती है, ट्रेडिंग कर रहा है कितनी, 70 लाख की,
किराया कितना आ रहा है 4.5 लाख का। अब देखो गुड्स भी बेच रहा है और सर्विस भी दे रहा है, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है? तो देखो करंट ईयर में पूछ रहा है क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है? तो आपको क्या करना है, पिछले साल की सेल का टोटल मतलब 70 प्लस 4.5, टोटल सेल हो गई कितनी 74.5, 74.5 का कितना कर दो 10%, कितना आ जाएगा 7,45,000 आ गया। 7,45,000 को किससे कम पे करोगे 5 लाख से, 7,45,000 हायर आएगा। दैट इज मैक्सिमम सर्विस कितने तक की दे सकते हो 7,45,000 तक की। आपने सर्विस कितने की दी है 4.5 लाख की, हेंस आपने सर्विस 7,45,000 से कम अमाउंट की दी है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मैं आपको क्या करा रहा था वो ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या कहा, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 लिमिट की बात करता है, लिमिट के दायरे में वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाओगे, लिमिट से बाहर हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आओगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है भले ही आप लिमिट में आते हो, 1.5 लाख से कम है आपकी, 1.5 करोड़ से कम है आपकी सेल, 1.5 करोड़ से कम है आपकी सेल, तो भी हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आने देंगे अगर आप क्या करते हो सर्विस की सप्लाई करते हो। प्रोविजो मैंने आपको पढ़ा दिया, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि ठीक है आप नहीं हो एंगेज सप्लाई, मतलब आप कुछ ऐसे गुड्स नहीं बेचते हो। देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पर टैक्स लगता है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता है, जीएसटी ही नहीं लगता, दैट इज नॉट लेवी टैक्स, जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता। एग्जाम्पल, अभी लिकर पे तो एल्कोहलिक लिकर पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, दैट इज कौन से वाले गुड्स हो गए वो नेट लेवी है, टैक्स लगता ही नहीं है। या 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल पे भी टैक्स नहीं लगता, तो दैट इज अगर आप सपोज करो मैं पेट्रोल पंप की भी दुकान खोल रखी है और मैं गुड्स भी सप्लाई करता हूँ, तो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ पाऊंगा? लॉ कहता है नहीं, क्योंकि आप नॉट लेवी टैक्स वाले गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो, तो हेंस इसीलिए आप इस स्कीम में नहीं आ सकते हो। तीसरा ये कहता है कि जैसे सपोज करो इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब मैंने दिल्ली से यूपी में माल बेचा, यूपी से मुंबई में माल बेचा, जब मेरा माल इंटर स्टेट जाता है तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। कॉम्पोजिशन स्कीम सिर्फ उसी को मिलती है जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, अपने ही स्टेट में सप्लाई करता है। किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई करोगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम आपको नहीं दी जाएगी। चौथा ये कहता है कि अगर आप क्या करते हो सप्लाई करते हो गुड्स किसी इको के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली आप अपना सामान स्नैपडील फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना सामान बेचते हो, और स्नैपडील फ्लिपकार्ट वाले जो इको वाले हैं वो क्या करते हैं आपका टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, टीसीएस काटते हैं, और वो टीसीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। तो अगर आप क्या करते हो अपना सप्लाई करते हो गुड्स किसके थ्रू, इको के थ्रू सप्लाई करते हो, और वो इको क्या कर लेता है आपका टीसीएस काट लेता है, काट के टीसीएस किसको जमा करा देता है, गवर्नमेंट को जमा करा देता है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम कभी नहीं ले पाओगे। और पांचवा केस क्या कहता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको मिल जाती है, बट अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करी है गवर्नमेंट की नोटिफाइड गुड्स की, और गवर्नमेंट के नोटिफाइड गुड्स अभी कितने हैं 3 है, आईपीटी, टिप के नाम से याद रख लेना। पहला टबैको, पी टी से टबैको, आई से आइसक्रीम, पी से पान मसाला। अगर आपने टिप नोटिफाइड गुड्स गवर्नमेंट के इनकी सप्लाई करी है तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देने वाले। तो सिंपल मैं कहूँ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी अगर लिमिट के अंदर आते हो। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अगर आप इन 5 तरह की सर्विसेज में, अगर आप ये 5 तरह के प्रोडक्ट में डील करते हो तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देने वाले। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 पढ़ा, सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 पढ़ा। एक हमने आपको रूल पढ़ाया, रूल क्या कहता है 1%, 5% और 1%। अगर आप मैन्युफैक्चरर तो 1% टर्नओवर, टर्नओवर कौन सी आएगी, सारी टर्नओवर आएगी, एग्जेम्प्ट नॉन एग्जेम्प्ट। यहाँ पर 5% टर्नओवर का, यहाँ पर 1% सिर्फ कौन सी वाली सप्लाई है बच्चों, टैक्सेबल सप्लाई है। मैंने आपको रूल 7 पढ़ाया, मैंने आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 पढ़ाया, जो क्या कहता है कि हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे अगर आप ये 5 काम करते हो तो। दूसरा लॉ ये कहता है कि एक आप रूल 5 भी पढ़ोगे, रूल 5 ये कहता है कि हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे अगर ये काम करते हो तो। देखो ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट बोला जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं हम उनको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देते हैं, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं हम उनको भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देते हैं। देखो सीटीपी का मतलब क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो इंडिया का रहने वाला है। जैसे बिहार से कोई व्यक्ति आया सामान बेचने के लिए, यूपी में कोई मेला लग रहा था, कैजुअली
सेल करने के लिए आया, लेकिन कोई विदेशी जैसे चाइना से आया, अमेरिका से आया, इंडिया में सामान बेचने के लिए, जैसे तुमने देखा होगा वो लगता है तुम्हारा ITO पे, मतलब प्रगति मैदान पे लगता नहीं है ट्रेड फेयर, तो वहाँ फॉरेन कंपनीज के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बिकते हैं, तो फॉरेनर आते हैं बेचने के लिए, तो दैट इज़ उन्हें बोलते हैं NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो अगर आप CTP हो या NRTP हो तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देने वाले। अगर आप कौन से वाले, देखो अगर आपने इनवर्ड सप्लाई, ही शैल पे टैक्स 9394 के तहत टैक्स पे करेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कहता है अगर आप गवर्नमेंट के नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हो, लाइक टिप को मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं दी जाएगी। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर हो चुके हो तो आपने बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, और बिल ऑफ सप्लाई के फ्रंट पे टॉप पर क्या लिखोगे, ये बात लिखोगे कि मैं कॉम्पोजिशन सप्लायर हूँ, हैंस मैं कॉम्पोजिशन के तहत अपना टैक्स पे करूँगा। और पांचवी बात ये कहता है जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला व्यक्ति है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम ले चुका है, वो अपने कंपनी के बाहर, फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगाएगा और बोर्ड पे लिखेगा कि मैं कॉम्पोजिशन सप्लायर हूँ, कॉम्पोजिशन स्कीम का सप्लायर हूँ। ठीक है, तो देखो नेट क्रक सुन लो। 10(1) क्या कहता है, लिमिट की बात करता है। 10(2) क्या कहता है, हम कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे। रूल 5 क्या कहता है, कॉम्पोजिशन स्कीम की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, वो रूल 5 बताता है। रूल 5 के बाद रूल 7 पढ़ाता है। रूल 7 किसकी बात करता है, रेट की बात करता है। तो 10(1) पढ़ाया, 10(2) पढ़ाया, रूल 5 पढ़ाया, रूल 7 पढ़ाया मैंने आपको। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।